नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर गुजरात से है, जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्टार प्रचारक के रूप में गुजरात का दौरा किया। दूसरी बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां युवती को चौथी मंजिल से फेंकने वाला आरोपी सूफियान को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया है। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे धर्मांतरण के मामलों के बारे में और चौथी और आखिरी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के गुना से, जहां जिले में नदियों को छलनी कर अवैध बजरी का कारोबार थड़रले से किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात दौरे पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को संबोधित करने यहां पहुंचे। गुजरात विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने भी मैदान संभाल रखा है। कई नेता मंत्री लंबे समय से गुजरात में ही डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि अब गुजरात में चुनाव प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए सीनियर लीडर्स मैदान में उतरे हुए हैं। इसके चलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां सीनियर स्टार प्रचारक के रूप में सभाएं करने पहुंचे हैं। सीएम शिवराज ने कच्छ की पगड़ी पहन मांडवी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरा और बता दें कि यहां पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा। में रख के आजादी बैठ की थी और आजादी केवल नेहरू खानदान की देन थी क्या? हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। आपकी इज्जत करता हूं कि आपने बीजेपी के विचारों से प्रेरित होकर जब पार्टी को जरूरत थी तब अपनी एमएलएशिप छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और फिर इस्तीफा देके चुना। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील, विकास के काम डबल इंजन की सरकार करेगी, मोदी जी के नेतृत्व में होगा। और एक बात मान लेना, समझ लेना, मोदी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये भारत को भगवान का वरदान है। तैयार हैं? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता, माफ कीजिएगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। द्विवेदी जी, गुजरात में मध्य प्रदेश की सीमा से लगे सीटों पर भी यहाँ पर बीजेपी प्रचार करती हुई दिखाई दी। क्या लगता है गुजरात की जो जनता है बीजेपी के नेताओं को यहाँ पर प्रभावित होगी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से गुजरात का चुनाव है वह अब कहीं ना कहीं अंतिम चरण में है और चुनाव की जो घड़ियां हैं वह पास आ ही रही हैं। कुछ समय का प्रचार और बचा हुआ है, लेकिन इसमें निश्चित तौर पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से विकास के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती थी, लेकिन वह विकास के मुद्दे इस पूरे चुनावी घटनाक्रम में बाहर हैं। मतलब कहीं भी कोई भी चुनावी मुद्दा है उसमें विकास की बात नहीं हो रही है। सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों के ऊपर ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। इस चुनाव को पूरी तरीके से अलग ही दिशा में इस चुनाव को देखा जा रहा है और सभी अपने अपने राजनीतिक दल जो है वह अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जो मुख्य मुद्दे हैं देश के, उसको लेकर के किसी भी वरिष्ठ जो चाहे वह कांग्रेसी नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, इन मुद्दों पर कोई भी जनता को ना ही कोई लोक लुभावन बातें कर रहा है और ना ही कोई इस प्रकार की कोई रणनीति बता रहा है। इसलिए देखना यह है कि क्या ये चुनाव अब किस दिशा में जाता है और जनता किसके पक्ष में वोट डालेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही कहा कि यहाँ पर विकास के मुद्दों को शायद नहीं उठाया जा रहा है। देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात से हैं, जो चाणक्य कहा जाने वाला जो अमित शाह है वो भी गुजरात से हैं और 5 सालों से यहाँ 5 बार से गुजरात चुनावों में बीजेपी की ही सरकार रही है इस बार। लेकिन विकास के कार्यों को लगातार बीजेपी जो है वो नहीं उठा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो राजनीतिक दल जो है विकास के मुद्दों को यहाँ पर उठाकर शायद गुजरात में अपना परचम लहराना चाहती है। तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ नजारा गुजरात चुनाव का देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अगर गुजरात का भौगोलिक दृश्य हम देखते हैं या भौगोलिक हम समझते हैं, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के जो वोट बैंक है वह सामान्य जाति का हो, चाहे जनजाति का हो, चाहे मारवाड़ी वोट हो, पटेल वोट हो,
सभी प्रकार का वोट आपको गुजरात के चुनाव में देखने को मिल जाता है। लेकिन अब बात ये देखना, इसमें गौर करने वाली बात ये है किस प्रकार से जनता जो है वह किसको अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से वहां पे सत्ता पर काबिज है, लेकिन कोई भी ऐसी ठोस रणनीति अभी भी हम देखते हैं तो वहां पर उन्होंने नहीं बनाई है। और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। उनका ये कहना है कि गुजरात जो मॉडल है वह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल है और जो दिल्ली का मॉडल है वह पूरी तरीके से पास है। तो आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि इतने वर्षों की सरकार होने के बावजूद मोरबी जैसी जगहों पर हादसे हो जाते हैं, पुल टूट रहे हैं, रोडों की स्थिति खराब है और बेरोजगारी दर देश में बढ़ी हुई है। तो कहीं बड़ी सी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं और जो बड़े बड़ी सी संस्था है वह वहां से पलायन कर रहे हैं या फिर उन्होंने उन फैक्ट्रियों में या उन जो व्यापारी हैं उन्होंने तालाबंदी अपने व्यापार में कर दी है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से इन आरोपों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं वह जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वह किस प्रकार से जनता को लुभाते हैं और कैसे अपने पक्ष में वोट के प्रति उनका रुझान बनाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर गुजरात पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ में युवती को चौथी मंजिल से फेंकने के आरोपी सूफियान को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है। दुबग्गा इलाके में हुई मुठभेड़ में सूफियान के पैर में गोली लगी है। घायल सूफियान को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सुबह ही पुलिस कमिश्नर की ओर से सूफियान पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ था। आरोपी सूफियान और उसका परिवार मंगलवार रात घटना के बाद से फरार था। शुक्रवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि सूफियान दुबग्गा क्षेत्र में है। मुखबिर की सूचना पर एसीपी काकोरी डीके सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख सूफियान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई। गोली सूफियान के पैर में लगी और वह वहीं पर गिर गया। दिनांक 15 नवंबर को थाना दुबग्गा के अंतर्गत एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें अक्यूज्ड सूफियान लगातार फरार चल रहा था। हमारी टीमें गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। आज मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त सूफियान का गिरफ्तारी हुई है। मुठभेड़ के तुरंत बाद इसको उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, देखिए यहाँ पर धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे थे। पहले दिल्ली में ये देखने को मिला, अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये देखने को मिला। लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जिसके जो आरोपी हैं सूफियान को गोली लग गई और पुलिस की मुठभेड़ चढ़ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे निधि हत्याकांड को लेकर 3 दिन से फरार था सूफियान, जिसको निधि के परिवार वालों ने पुलिस पे दबाव बनाया था और कई समाजसेवी संगठन ने भी इसके लिए विरोध किया था। बजरंग दल ने भी विरोध किया था और लगातार पुलिस पे दबाव था कि सूफियान को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, फास्ट कोर्ट में जो है उसके लिए सुनवाई हो और सूफियान पे 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आज पुलिस और सूफियान के बीच में मुठभेड़ हुई। सूफियान ने गोली चलाई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कराई और पैर पे गोली लगी और पुलिस ने सूफियान को गिरफ्तार कर लिया है। और निधि का जो परिजन है वो लगातार ये दबाव बना रहा था कि सूफियान को गिरफ्तार किया जाए और सूफियान के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जी, तो जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया है उसको प्रशासन किस तरीके से देखता है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार ग्राफ जो है इसका बढ़ता जा रहा है, तो प्रशासन इसको किस तरीके से देखता है और किस तरीके से रोक लगाने के लिए एक कवायद यहाँ पर शुरू की जाएगी? जी
बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त हैं और लगातार गृह विभाग की बैठक करते हैं जिसमें सभी आला अधिकारी मौजूद रहते हैं। कोई ऐसे मामले दोबारा ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस निधि हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पे एक समीक्षा बैठक की थी और बैठक में उत्तर प्रदेश के गृह प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, एडीजी लैंड ऑर्डर और लखनऊ कमिश्नर को यह निर्देश दिया गया था कि तत्काल निधि हत्याकांड में शामिल सुफियान को गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में लव जिहाद और ऐसे जो मामले हैं उनको जांच की जाए। उत्तर प्रदेश में नए मामले ऐसे न आए, इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए। तो जिसको देखते हुए पुलिस सख्त थी और सुफियान को उसने गिरफ्तार किया और पुलिस ने ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लखनऊ के कमिश्नर और एडीजी लैंड ऑर्डर और डीजीपी ने आश्वासन दिया है ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे और इसकी रिपोर्ट भी वो मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। पूजा जी, जिस तरीके से देखा जाए तो धर्मांतरण के कानून भी यहाँ पर बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी ऐसे मामले लगातार बढ़ते देख क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से आप इसको देखेंगे, क्या दृश्य आप इसका बनाएंगे? जी देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो धर्मांतरण का कानून भी बनाया गया है और कोई ऐसे मामले ना हो, लव जिहाद के मामले ना हो, उसके लिए प्रशासन तो सख्त है। मगर अगर परिवार के लोग अपने बच्चों पे पैनी नजर रखेंगे, बच्चे उनके कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे लिविंग रिलेशन में है, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी परिवार की भी है। सरकार की जो जिम्मेदारी उसके साथ परिवार की भी जिम्मेदारी है। अगर परिवार अपने बच्चों को लेके सख्त है और परिवार अपने बच्चों के लिए वो चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहे, तो उसके लिए परिवार के जो लोग हैं उनको भी एक जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून बनाया है, सुरक्षा देने का पूरा आश्वासन दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को। उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी, सभी अधिकारी इस ऐसे मामले की प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं, लोगों के गहन चेकिंग करते हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा। तो इसके लिए परिवार के साथ सरकार को दोनों को जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी ऐसे मामले जो है वो उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो है नहीं मिल पाएंगे और लोग सुरक्षित रहेंगे। पूजा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां पर लखनऊ में सुफियान जो है मुठभेड़ की हत्या चढ़ गया। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से है, जहां पे उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में जबरन धर्मांतरण के 291 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामले में कुल 507 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब तक 150 मामलों में अभियुक्तों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 59 ऐसे मामले दर्ज किए गए जो नाबालिगों के धर्म परिवर्तन से संबंधित थे। बरेली जिले में सर्वाधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए। बता दें कि नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया था। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 15 से 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से 2 माह पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक बार फिर यहां पर धर्मांतरण का मामला देखने को मिला। धर्मांतरण के मामले लगातार उत्तर प्रदेश में यहां पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ग्राफ भी लगातार बढ़ता हुआ यहां पर दिख रहा है। धर्मांतरण कानून बनने के बाद ग्राफ यहां पर बढ़ता हुआ दिखा। आपको बता दें कि 507 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में जबरन धर्मांतरण के 291 मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले कुल 507 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब तक 150 मामलों में अभियुक्तों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की है। सरकार की दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 59 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जो नाबालिगों के भी यहां पर धर्म परिवर्तन से संबंधित थे। बरेली जिले में सर्वाधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं।
बता दें कि नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया गया था। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, यहां पर 15 से 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से 2 माह पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में जबरन धर्मांतरण के कई मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। बता दें कि 291 मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं और मामले कुल 507 लोगों को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। अब तक 150 मामलों में अभियुक्तों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की है और सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 59 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जो कि नाबालिगों के धर्म परिवर्तन से भी संबंधित थे। बरेली जिले में सर्वाधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिशोध कानून लागू किया था। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 15 से 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से 2 माह पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है। तो ये है आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में जबरन धर्मांतरण के 291 मामले दर्ज किए गए हैं। मामले में 507 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक 150 मामलों में अभियुक्तों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की है और सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 59 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जो कि नाबालिग भी हैं। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के गुना जिले में नदियों को छलनी कर अवैध बजरी का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिस पर पुलिस और खनिज विभाग की ओर से रोक टोक नहीं है। तो वहीं सैकड़ों धन मीटर अवैध बजरी का लोगों ने भंडारण कर रखा है। जानकारी होने के बाद भी जिला प्रशासन और खनिज विभाग अनजान और लापरवाह बना हुआ है। इस अवैध खनिज संपदा के कारोबार के मामले में मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री और जिला गुना प्रभारी प्रद्युमन मीडिया से बचते हुए यहां पर नजर आए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस मामले में कलेक्टर से बात करके समीक्षा करूंगा। मैं इसको दिखवाता हूँ, फिर थाने के सामने हम लोग खड़े होकर देखते हैं, तभी पता चल पाएगा। जैसे बाकी सर ठेका कब तक, उम्मीद है कब तक हो जाएगा ठेका? ठेकेदार ने कुछ पैसा जमा कर दिया है, कुछ की ड्यूटी बना के प्रोसेस कर रहा है। जैसे ही शासन का पैसा जमा हो जाता है ठेका चालू हो जाएगा। अभी गुना जिले में जो भी बजरी है वो अवैध मानी जाएगी अगर कोई लेके जाएगा बिना ठेकेदार की रोल्टी के? हाँ, अभी तो जो भी अगर लेके जाता है तो वो अवैध। क्या किसी व्यक्ति को 10-20-50 ट्राली बजरी संग्रह करने का अधिकार है क्या बिना खनिज विभाग के अधिकारी के? यह देखना पड़ेगा कि वहाँ काम किस हिसाब का चल रहा है। शासन के रूल्स के अनुसार प्रावधान है, लेकिन अब वहाँ की क्या कंडीशन है इसके बारे में। अगर वो खुद अपने लिए बजरी अगर संग्रहित बेचने के लिए एकत्रित कर रहे हैं तो वो क्या खनिज विभाग की चोरी में आते हैं क्या? बेचने के लिए यदि रॉयल्टी के थ्रू प्रोसेस के तहत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रॉयल्टी के बिना अगर कर रहे हैं तो वो खनिज विभाग की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, घटना घटी निंदनीय है। रैप की घटना घटी, सारे मुलजिम पकड़े गए, उनके मकान धराशायी किए गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में बिल्कुल स्पष्ट है, गुंडागर्दी करने वाले, अराजकता फैलाने वालों का कोई घटनाओं को बराबर नहीं लग रहा। कल भी एक घटना घटी तो है। आपसे क्या कहा, घटना घट सकती है, उनके खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है और ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा है। मंत्री जी, एक और बड़ा मामला देखने में सामने आ रहा है, पीडीएस के राशन की भी चोरी करते हुए कई बड़े सफेद पोस्ट दिख रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हो रही है
और ऐसे लोगों की दुकानों को निलंबित भी किया। लेकिन मंत्री जी, खनिज विभाग का मामला भी हमने ही कल 2 ट्रैक्टरों का बड़ा मामला उठाया जहाँ अवैध बजरी जा रही थी। बगैर नंबर प्लेट के कानों के सामने से निकल रहे हैं। कलेक्टर को फोन लगाया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कारण? मैं कलेक्टर से चर्चा करूंगा और ऐसी कार्रवाई को तुरंत रोकूंगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, जिले में नदियों को छलनी कर अवैध बजरी का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये पूरा मामला ये है कि लगातार चाहे तो मुरम की खुदाई का मामला हो या फिर बजरी का नदियों से निकालने का मामला हो, जिसको लगातार पत्रकारों द्वारा सूचना प्रशासन को दी जा रही है और खनिज विभाग को दी जा रही है, जिसकी सूचना संबंधित थानों को दी जा रही है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती और 1.5, 2, 3 घंटे पत्रकार वह कवरेज करते रहते हैं और जिसको लेकर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अमले द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जैसा कि अभी 2 दिन पहले हुआ था कि वहां से 2 ट्रैक्टर भर के आ रहे थे जिन पे नंबर प्लेट भी नहीं थी, नंबर नहीं थी, जिसके तात्कालिक तुरंत बाद हमने थाना प्रभारी को, कलेक्टर को, जो खनिज विभाग के प्रभारी अधिकारी हैं मिस्टर आदित्य सिंह जी जो अपर कलेक्टर है, उनको सारे लोगों को सूचना दी गई, लेकिन 1.5 घंटे तक कोई प्रशासनिक अमला नहीं आया, पुलिस नहीं आई और संबंधित जो जिस तरीके से अवैध रूप से बजरी ले जा रहे थे उन लोगों ने सारा ट्रैक्टर का जो बजरी था वो पूरा सड़क पर फेंक दिया। इस तरीके से यह पूरा मामला चल रहा है और ऐसा ही एक मामला जब मुरम का खुदाई का आ रहा था उस संबंध में भी उस समय तत्कालिक समय जो मिस्टर पांडे जी थे विभाग के अधिकारी, उनको जानकारी दी गई, कलेक्टर को जानकारी दी गई, पत्रकार संगीनों के सहायता कवरेज करते रहे, लेकिन वहां पर भी पहुंचना जरूर नहीं समझा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मामले में जब सूचना लगती है प्रशासनिक अधिकारी को तो प्रशासनिक अमले के पहुंचने के महज 10 से 15 मिनट पहले ये लोग सारे भागने में सफल होते हैं। जी, जिस तरीके से धड़ल्ले से अवैध कारोबार यहाँ पे चल रहा है, आखिर प्रशासन मौन धारण क्यों किए हुए हैं? नहीं, इस मामले में कल प्रभारी मंत्री गुना के जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह जी तब वो आए तो उन्होंने जब पत्रकारों ने उनसे बात करना चाही तो वो फोन के अंदर इतने बिजी थे कि वो बात करना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद में दोबारा उनसे बाइट ली गई तो उनने वही जो हमेशा मंत्री और तमाम सारे नेता लोग जो जवाब देते हैं वही जवाब दिया कि मैं दिखवाता हूँ, मैं समीक्षा बैठक करवाता हूँ। आखिर कब तक प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और जिले के अंदर इस तरीके का अवैध खनन चलता रहेगा और प्रशासनिक अमला हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? ये समझ से परे है, क्योंकि पत्रकार जब भी इन मामलों को उठाते हैं तो पत्रकार निश्चित रूप से कवरेज अपने आप को जान जोखिम डालते हुए करते हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला और पुलिस का अमला जो है वो इस और तत्परता से कार्रवाई करने में हमेशा पीछे देखा गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखने को भी मिला कि मंत्री प्रद्युमन भी यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यहाँ पर जो भी अवैध कारोबार करता हुआ पकड़ाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहाँ पर मंत्री प्रद्युमन कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिले। एक चीज और कहना चाहेंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो जारी करके बताया था कि पत्रकारों द्वारा जो भी शासन प्रशासन के लोगों को सूचना दी जा रही है, ये जानकारी दी जा रही है, उसको संज्ञान में लेके कार्रवाई की जाए और जो खबर चल रही है, ये जो भी चीज है उस पर संज्ञान लेते हुए अगर गलत खबर है तो उसका खंडन किया जाए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की बातों को भी ये हवा में उड़ाते नजर आ रहा है प्रशासनिक अधिकारी और इनके मंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी बड़ी खबर, जहां पर धड़ल्ले से अवैध कारोबार यहां पर किया जा रहा है और नदियों को छलनी कर अवैध बजरी का कारोबार यहां पर धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो ये आपके सामने चौथी बड़ी खबर, जहां पर हमारे संवाददाता ने आपको कई सारी जानकारी दी कि किस तरीके से मंत्री प्रद्युमन ने